हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। आज अपन देखने वाले हैं कि मतलब जो अपना जो पेपर होने वाला है उसमें केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या मतलब उनका जो रिवीजन करने वाले हैं अपन। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके मतलब इस साल के बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो बेटा अपन केवल उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूं कि अगर बेटा वीडियो बाई चांस जैसे लंबा होता है, अगर वीडियो जैसे बड़ा बनता है तो बेटा आप इसको मतलब अपनी स्पीड डबल करके या डेढ़ गुनी करके उस तरह से बेटा इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे सारे मतलब मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट केमिस्ट्री जो जितनी भी आपके 5 चैप्टर हैं वो एक ही लेक्चर में इसी एक लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो चलो आज देखो भाई यहाँ पे फटाफट से सबसे पहला चैप्टर होता है अपने पास में विलियन। मैं थोड़ा सा बेटा फास्ट चलूँगा, थोड़ा सा मेरा साथ में रहना, ठीक है ना। देखो विलेन, तो बेटा सबसे पहले अगर कोई आपसे ये भाई विलेन क्या होता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं, ठीक है ना। विलेन बना होता है बेटा दो घटकों से, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो जिसमें मतलब कोई पदार्थ घुलता है उसको तो बोलते हैं विलायक और जो घुलता है उसको बोलते हैं विलेय, ठीक है ना। अगर किसी विलेन में जैसे जल है तो जल बेटा हमेशा विलायक होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कि मतलब जो विलियन वगैरह बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं उसके बाद। तो जैसे सबसे पहले बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं मूलकता को, ठीक है ना। तो बेटा मूलरता को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि विलय के मूल बट्टे विलीन का आयतन, और आयतन वो भी किसमें, लीटर में। तो बेटा ये आयतन विलीन का होता है, ठीक है ना, और ये आयतन होता है लीटर में। तो जैसे आपसे कोई डेफिनेशन के लिए बोले तो डेफिनेशन होगी इसकी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को उस विलियन की मूलरता कहते हैं। इसको बेटा डिनोट करती है कैपिटल एम से, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे इसका अगर मात्रक देखें तो ऊपर होता है मूल और नीचे होता है केजी। तो ये होता है इसका मात्रक मोल केजी इनवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंपल अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मोलर, इस तरह से। अब इसके बाद बेटा इसका जो मतलब दूसरा टॉपिक है उसका नाम है मूललता। मूललता क्या होती है तुम्हारे पास में, तो विलय के मूल आते हैं अपने पास में ऊपर और नीचे आता है विलायक का भार किलोग्राम में। तो एन आया ऊपर और विलायक का जो भार है जिसको मैं डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगा बेटा किलोग्राम में, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा भार जो है वो विलायक का है, तो मैं यहाँ पे W1 लिख सकता हूँ, एनसीईआरटी का नोटेशन होता है इस तरह से, ठीक है। इसका बेटा मात्रक देखते हो, मात्रक होता है इसका, सॉरी यहाँ पे बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। ये होता है बेटा मोल पर केजी, ठीक है ना, इस तरह से। चलो उसके बाद बेटा अगला टॉपिक जो है अपने पास में वो बनता है बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं आप विलेयता वाला, है ना। तो विलेयता क्या है बेटा कि जब आपका विलय किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुल रहा होता है तो बेटा उसको घुलने की जो माप होती है ना उसको अपन बोलते हैं विलेयता। तो बेटा विलेयता में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब ठोस का मतलब मैं किसी ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब मैं किसी ठोस को बेटा द्रव में घुलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपना चीनी और जल। मैं चीनी को जल में घुलने वाला हूँ तो आपको देखो एक आपको प्रक्रम अपने आप पता होगा। तो सब बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होगी कि भाई जो ठंडा जल है उसमें जो चीनी है वो आसानी से नहीं घुलती और गर्म जल में चीनी आसानी से घुल जाती है, ठीक है ना। तो बेटा गर्म जल होने का मतलब है कि वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऊष्माशोषी प्रक्रम की। तो बेटा अगर ऊष्माशोषी प्रक्रम है एक्चुअल में बेटा अपन यहाँ पे इसके अंदर ताप का प्रभाव पड़ रहा है, किसका, ताप का प्रभाव, ठीक है बेटा। तो अगर ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, अगर ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो यहाँ पे बेटा ऊष्माशोषी प्रक्रम में ठोसों की द्रव विलेयता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है बेटा, है ना। और अगर मैं इसको बेटा ठंडा करूँ तो ठंडा करने का मतलब है कि वो जो प्रक्रम है बेटा वो हो गया आपके पास में ऊष्मा क्षेपी। अगर बेटा प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी है तो ठोसों की द्रव विलेयता बेटा घटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई ये गर्म जल के लिए बात हो रही है, ठंडे जल के लिए बात हो रही है। इसके बाद अपने विलेयता का दूसरा टॉपिक होता है अपने पास में गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों में द्रव विलेयता में बेटा आप जब दाब के प्रभाव को पढ़ते हो, देखो यहाँ पे देखो दाब का प्रभाव बोले ना, तो दाब का प्रभाव बेटा ठोसों की द्रव विलेयता का इस तरह से होता है कि जो अपने ठोस है या जो अपने द्रव है बेटा वो अपने क्या बोलते हैं दाब के सापेक्ष में असंपीडित होते हैं, मतलब पीड़ित नहीं होते। तो इस वजह से बोला जाता है कि ठोसों की द्रव विलेयता पर दाब परिवर्तन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई देखने लायक प्रभाव नहीं पड़ता। पर गैसों की द्रव विलेयता पर बेटा दाब का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं दाब के प्रभाव को। दाब के प्रभाव के अंदर बेटा आपने को पढ़ना होता है हेनरी का नियम, ठीक है ना। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो बेटा हेनरी ने बोला था कि मतलब जब आप किसी गैस को किसी द्रव में घोल रहे हो तो बेटा उस गैस की द्रव में जो विलेयता है मतलब उसी गैस के मतलब जो क्या बोलते हैं जो उस गैस का जो आंशिक दाब है या दाब है वो उसी गैस के मूलंश के समानुपाती होता है। बोले तो अगर गैस का जो आंशिक दाब अगर वो P है तो बेटा समानुपाती इसी गैस के मूलंश x के, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अगर मैं समानुपात का चिन्ह हटा दूँ तो बेटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है जिसको बोलते हैं KH और ये हो गया x। KH को अपन बोलते हैं बेटा हेनरी नियतांक। और हेनरी नियतांक के लिए बेटा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो मान है
एक गैस के लिए तो सेम ही होता है, चाहे गैस को अपन किसी भी द्रव में घोल रहे हो, पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन गैस को अगर मैं जल में बोलूँ तब भी इसकी KH की वैल्यू सेम रहेगी, अगर मैं इसको एथेनॉल में बोलूँ तब भी इसकी KH की वैल्यू सेम रहेगी। पर अगर मैं वहाँ पे बेटा अगर हाइड्रोजन की वजह अगर मैं नाइट्रोजन को लेने का नाम लगा दूँ तो हाइड्रोजन का KH अलग होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है। एक और बात बेटा, KH का मात्रक वही होता है जो प्रेशर का होता है, ठीक है ना। एक और नई बात कि बेटा अपना जो KH का मान है वो हमेशा प्रेशर के मान से ज्यादा होता है, इन बातों को बेटा लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब बेटा इसके बाद में हेनरी के नियम क्या आते हैं, अनुप्रयोग। अच्छा, इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है कि यहाँ पे आपके पास में प्रेशर है और यहाँ पे अपने पास में एक्स है, तो इधर जाने पे आपका एक्स बढ़ रहा है, इधर जाने पे प्रेशर। आप इच्छा हो प्रेशर को यहाँ पे ले लो और मूलस को यहाँ पे ले लो आराम से, ठीक है ना। तो तभी बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके ये होता है इसका ग्राफ। अब बेटा इसके अनुप्रयोग की बात करें तो इसके 3 अनुप्रयोग आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है कि जब अपन सोडा वाटर या जो शीतल पे होते हैं जिनको अपन कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, उनकी बोतल में बेटा अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक उच्च दाब पे और बंद करते हैं, ठीक है ना। दूसरा बेटा जब गोताखोर पानी के अंदर जाता है तो वो अपने मतलब जो उसके फेफड़े होते हैं उसके ऊपर बेटा वो पानी का प्रेशर महसूस करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने के दौरान वो ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जैसे वो पानी से बाहर आएगा तो फिर वो ऑक्सीजन की जो एक्स्ट्रा मात्रा बेटा वो बाहर निकलने का प्रयास करती है, अगर बेटा वो बाहर निकल रही होगी तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो क्या बोलते हैं मतलब उसके मतलब जो अपनी जो केशिकाएं वगैरह होती हैं उनमें बेटा जगह जगह पर अवरोध बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं बेंट्स, बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है बेटा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो अपने गोताखोर है वो अपने साथ बेटा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और हीलियम होती है, ठीक है ना। तीसरा बेटा इसका अनुप्रयोग होता है कि जब अपना कोई मतलब कोई ऊंची जगहों पर रहने वाले लोग हैं या फिर जो पहाड़ों वगैरह पर चढ़ाई वगैरह करते हैं तो बेटा उन लोगों के लिए क्या होता है कि ऊपर जाने पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा उनके लिए कौन सी कंडीशन बनती है, तो मतलब उन्हें सांस वगैरह लेने मतलब उनके जो जो रक्त है उनका उनमें बेटा गैस की जो विलेयता है वो कम हो जाती है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में एक नई बीमारी होती है जिसका नाम होता है एनोक्सिया, है ना, जिसमें मति भ्रम की कंडीशन होती है ना, हाथ पैर वगैरह मतलब एकदम से कंपन वगैरह करते हैं, इस तरह से होती है। तो बेटा वो भी अपनी इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बेटा अगर मैं टेम्परेचर ताप के प्रभाव की बात करूँ गैसों की द्रव्यमान ताप का, तो बेटा ताप का प्रभाव इस तरह से कि देखो यहाँ पे आपको पढ़ा है कि भाई अगर आपने ताप बढ़ाया तो बढ़ती है, जबकि यहाँ पे बेटा गैसों की द्रव्यमानता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यमानता घटेगी और ताप क्या बोलते हैं घटाने पर बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके रिवर्स आता है बेटा इसका। तो इस टॉपिक को बेटा मैं 18 यहीं से, चलो ठीक है। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक होता है अपनी द्रवों की द्रव्यमानता। द्रवों की द्रव्यमानता बेटा इसमें सबसे मतलब एक इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है जिसका नाम होता है बेटा राउल्ट का नियम। कौन सा, राउल्ट का नियम, ठीक है। बेटा राउल्ट ने क्या बोला था समझ लेना कि राउल्ट ने बोला था कि जब आप दो वाष्पशील द्रवों के द्वारा एक विलयन बना रहे हो तो भाई साहब अगर मान के चलो एक द्रव 1 है और दूसरा द्रव अगर 2 है तो पहले वाले द्रव का जो विलयन में जो वाष्प दाब है जिसको अपन P1 बोलेंगे बेटा वो समानुपाती होता है उसी द्रव के मूल अंश के, ठीक है ना। दूसरा इसके लिए अगर बोले तो ये कि P2 जो है वो समानुपाती किसके होगा, X2 के। यहाँ से बेटा अगर कांस्टेंट का मतलब प्रपोर्शनल का चिन्ह उठाते तो P1 बराबर हो जाता है तुम्हारे पास में P1 नॉट X1 और यहाँ पर आता है P2 बराबर P2 नॉट X2, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जो P1 नॉट और P2 नॉट है ये बेटा इनके द्रवों की शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब है और ये जो P1 और P2 बेटा ये विलयन अवस्था के वाष्प दाब, मतलब जब इन दोनों को विलयन में मतलब घुल रखा है तो विलयन में मतलब मिक्स कर रखा है तब तो बेटा इनकी विलयन में वाष्प दाब इसका निकल के आ रहा है P1 इसका निकल के आ रहा है P2 और मिलाने से पहले की बेटा कंडीशन ये कि जब अपन ने इन दोनों को मिक्सिंग किया उससे पहले बेटा इसका वाष्प दाब था P1 नॉट तो इसका था P2 नॉट, ठीक है ना। इसके बाद बेटा कुल दाब विलयन का कुल दाब क्या होगा, इसके लिए बेटा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। उसने बोल रखा है डाल्टन ने कि जो पी कुल होता है उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस का P2, ठीक है ना। अच्छा P1 की जगह आप इसको रख लोगे, P2 की जगह आप इसको रख लोगे। चलो इसके लिए एक बात और बता दूं मैं तुम्हें कि P मतलब शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हमेशा विलयन अवस्था के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा प्रेशर की। तो ये होता है बेटा आपके पास में किसका मतलब डाल्टन का नियम, ठीक है बेटा। अगर इसके लिए मैं ग्राफ वगैरह बनाने जाऊँ तो ग्राफ जब आप इसका बनाए बेटा ध्यान रखना कि जैसे आप इस तरह से बिल्कुल पृष्ठ को बिल्कुल बंद करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे x1 बराबर 0 मान रखा है तो बेटा यहाँ पे जो अपना x1 है उसकी वैल्यू बेटा आपको मैक्सिमम मिलेगी 1, ठीक है ना। आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मूल अंशों का जो मतलब विलयन में अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ है तो उनके मूल अंशों का कुल बेटा 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर बेटा यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x2 बराबर रहेगा तुम्हारे पास में 0, यहाँ पे x2 बराबर की x2 की वैल्यू होगी 1, मतलब कहीं पर भी आप इन दोनों का टोटल लगा के देखें किसी भी पॉइंट पे तो बेटा वहाँ पे x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 आएगी। तो बेटा x1 अपना इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है तो बेटा ये वाली लाइन होगी अपने पास में P1 की, ठीक है ना। अपना जो x2 बेटा इधर आने पर बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू होगी अपने पास में P2 की, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा ये लाइन है P2 की और दोनों को बेटा मिला देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा P कुल। तो बेटा ये लाइन होगी अपने पास में P कुल की, P कुल बराबर क्या होता है P1 प्लस का P2। अच्छा बेटा यहाँ पे और देखें तो ये देखो ये अपने पास में P1 की लाइन है तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम मिलेगा P1 नॉट और यहाँ पे बेटा P2 की लाइन है तो यहाँ पे मिलेगा P2 नॉट, ठीक है ना, इस तरह से।
बेटा ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। इस ग्राफ का आप ध्यान रखना और अच्छे से प्लॉट करना, अगर बाई चांस पेपर वगैरह में आता है तो ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब बेटा इसके बाद में अपने पास में राउल्ट के नियम में बेटा दो तरह के विलेन डिफाइन किए गए, एक होते हैं आदर्श विलेन, एक होते हैं अनादर्श विलेन। मतलब वे विलेन जो सभी साधारणताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे उन्हें बोलेंगे अपन आदर्श विलेन, ठीक है ना। उनका ग्राफ बेटा इसी तरह से बनेगा, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें बोलेंगे अनादर्श विलेन, ठीक है। तो बेटा आदर्श विलेन कौन से बनाते हैं, जो अपने मतलब सजातीय श्रेणी के जो यौगिक वगैरह बेटा वो अपने आप में क्या बनाते हैं, आदर्श विलेन बनाते हैं। जैसे मैथिन का एथिन में विलेन, या हेप्टेन का ऑक्टेन में विलेन, इस तरह से मतलब सजातीय श्रेणी वाले जिनके मतलब अनुलग्न कैसे, सॉरी जो अनुलग्न है वो कैसे हो, सेम जैसे दिख रहे हो, वो बनाएंगे इसको, ठीक है ना। अब बेटा देखो अनादर्श विलेन जो है बेटा वो दो तरह के बोले गए हैं। एक होता है मतलब आपके पास में क्या बोलते हैं, मतलब जो अनादर्श विलेन उनमें बेटा दो तरह का विचलन देखा जाता है, एक होता है ऋणात्मक विचलन, एक होता है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन क्या होता है कि जब मतलब आपके जो विलेन है उसका वाष्पदाब राउल्ट के नियम द्वारा प्राप्त किए गए वाष्पदाब से अधिक मिलता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन। तो बेटा धनात्मक विचलन के में ग्राफ जो बेटा वो इस तरह से बन जाता है कि ये वाली लाइन ऊपर से, ये वाली लाइन भी ऊपर से, और ये वाली लाइन भी ऊपर से, ऐसे करके। तो बेटा ये होता है धनात्मक विचलन का। और जब आपके विलेन का जो वाष्पदाब है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त किए गए वाष्पदाब से बेटा कम मिलता है तो वहाँ पे मिलता है बेटा आपको ऋणात्मक विचलन। तो ये जो लाइन मैंने ऊपर बनाई है ऐसी लाइन बेटा नीचे बनती है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नीचे की लाइन बनाते हैं, ऐसे इसको यहाँ से हटा देंगे ये नीचे की लाइन बनेगी, ऐसे इसको ऊपर से हटा देंगे ये नीचे की लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा ये होता है आपके पास में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में बेटा अपने पास में टॉपिक बनता है कि अनुसंग गुणधर्म। तो बेटा अनुसंग गुणधर्म विलेन के चार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, एक होता है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, और चौथा होता है अपने पास में पराश्रय दाब। तो बेटा वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घुला जाता है तो जो अपना विलेन है उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की अपेक्षा कम प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं वाष्पदाब का अवनमन। और बेटा इस वाष्पदाब के अवनमन मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो मैं यहाँ पे एक नोटिस में आपको बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं विलायक के वाष्पदाब विलायक के लिए बात करूंगा वहाँ पे बेटा मैं 1 लिखूंगा, जहाँ पे जहाँ कहीं मैं विलेय के लिए बात करूंगा वहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, ठीक है ना। तो बेटा इस नोटेशन को आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वाष्पदाब के अवनमन की बात की मैंने, तो शुद्ध विलायक शुद्ध विलेन का जो वाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं वाष्पदाब का अवनमन, ठीक है ना। तो बेटा वाष्पदाब के अवनमन को अपन डेल्टा पी से शो करते हैं, और डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में मतलब ज्यादा किसका है, शुद्ध विलायक का, इसमें से बेटा माइनस किसको कर देंगे, विलेन के वाष्पदाब को। और जब बेटा मैं इसके वाष्पदाब के अवनमन को अगर मैं P1 नॉट से भाग लगा दूं, किससे, P1 नॉट से, तो मतलब P1 नॉट माइनस का PS बट्टे में P1 नॉट, तो बेटा इसको अपन बोलते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। ये होता है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। और बेटा राउल्ट ने बोला था कि जो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मूलंश के समानुपाती होता है या फिर बराबर होता है। तो बेटा विलेय के मूलंश का आप आराम से फॉर्मूला खोल सकते हो। इसका मैं बेटा तनु अवस्था का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तनु अवस्था बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तनु अवस्था में इसका बनता है, तनु अवस्था में तो बेटा तनु अवस्था में इसका फॉर्मूला है क्या बोलते हैं, P1 नॉट माइनस का PS अपॉन में P1 नॉट बराबर में M2 इंटू में W1 अपॉन में M1 इंटू W2, ऐसे करके, ठीक है, W2 इंटू M1 जैसे भी लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, ये विलेय का मूल द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है, ये क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है, ये क्या है, ये विलायक का मोलर द्रव्यमान है, और ये क्या है तुम्हारे पास में विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है ना। ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होता है, ये विलेन का वाष्पदाब, ये फिर से शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। तो बेटा ये होता है तुम्हारे पास में वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके बाद बेटा दूसरा टॉपिक होता है तुम्हारे पास में क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन में क्या बेटा, क्वथनांक का उन्नयन, तो बेटा इसको क्वथनांक उन्नयन को बेटा अपन डेल्टा टीवी से शो करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जब उन्नयन आए या अवनमन आए तो समझ लेना कि वो उन्नयन या अवनमन विलेन के साथ में जा रहे हैं, विलायक के साथ में नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब कि यहाँ पे विलेन का जो क्वथनांक है वो ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घुलवाया जाता है तो प्राप्त विलेन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो बेटा अधिक किसका रहा है यहाँ पे, विलेन का। तो विलेन के क्वथनांक को बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे TB, और शुद्ध विलायक के क्वथनांक को मैं लिखूंगा यहाँ पे T नॉट B, ठीक है ना। इस तरह से शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये विलेन का क्वथनांक है। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और बोली गई कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो मूललता के समानुपाती होता है। तो मतलब यहाँ पे डेल्टा TB जो है बेटा वो समानुपाती किसके होता है, मूललता के। तो बेटा डेल्टा TB यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट लगाऊं तो बेटा यहाँ पे आता है KBM, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है ना। मूललता का यहाँ से अगर बेटा फॉर्मूला बोलूँ तो डेल्टा TB का फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे पास में KB इंटू विलेय के मोल बोले तो N2, और यहाँ पे मूललता में क्या आता है, विलायक का भार, तो भार आएगा यहाँ पे W1, और ये बेटा किस में रहेगा, किलोग्राम में, ठीक है ना। और इसका बेटा फॉर्मूला और आगे ओपन करें तो N2 को अपन आराम से ओपन कर सकते हैं। तो N2 क्या बनेगा तुम्हारे पास में, डेल्टा TB बराबर KB इंटू में W2 बटे में आएगा तुम्हारे पास में M2 इंटू W1 किस में आएगा, किलोग्राम में। अगर बेटा आपको विलायक का जो भार है ग्राम में दे रखा हो तो बेटा ग्राम में दे रखा हो तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको बेटा 1000 से अपन
डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड वाला क्या काम चला जाएगा ऊपर। तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा टी बराबर के बी इंटू में W2 इंटू में 1000 बट्टे में M2 इंटू में W1। ठीक है बेटा, ये ग्राम वाले के लिए, ये किलोग्राम में जब आपको ब्लैक वाला किलोग्राम में दे रखा हो तब फॉर्मूला ये वाला रहेगा। जिसके बाद बेटा आता है हिमांक का अपनमन। तो बेटा अब की बार क्या हो गया, जो विलेन का जो हिमांक है बेटा उसकी उसमें कमी आ गई, तो उसको बेटा अपन डेल्टा टी एफ से लिखते हैं। मतलब जहाँ कहीं भी बी आया है उसके यहाँ पे आपको एफ लिखना है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज रहेगा कि यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास में टी नॉट एफ और यहाँ पे आएगा टी एफ। ठीक है ना, तो बेटा वो हो जाएगा अपने पास में हिमांक का अपनमन का फॉर्मूला। बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी, बस बी की जगह यहाँ पे क्या आना है, एफ आना है। ठीक है ना, उसके बाद बेटा अपने पास में होता है परासरण एवं परासरण दाब। इसको 18 में फटाफट से। ठीक है बेटा रिवीजन है यहाँ पर, जो कुछ भी बेटा मैं करा रहा हूँ सारी चीज़ बेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं काफ़ी सारे चैप्टर को बेटा छोड़ के जा रहा हूँ, जो चीज़ें काम की इस साल पेपर में आने वाली हैं बेटा उन्हीं चीज़ों को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर बना के रख रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपने पास में क्या होता है, अपने पास में उसके बाद में बचता है अपने पास में परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है बेटा, तो परासरण क्या होता है कि जब आपके पास में कोई मतलब इस तरह से कोई मतलब टैंक वगैरह कुछ भी मान लो, तो बेटा यहाँ पे एक मतलब छलनी टाइप की मतलब एक डिवाइस मतलब एक युक्ति लगी होती है जिसको अपन बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली को बेटा अंग्रेजी बोला जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस वजह से बेटा इसको शॉर्ट में बोल देते हैं SPM। ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इधर की ओर अगर आपका शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक बोले तो मान चलो मैंने यहाँ पे जल ले लिया। ठीक है ना, शुद्ध विलायक बेटा इधर की ओर इधर की ओर भी लेना है। बेटा जैसे मैं इसको मतलब इसके SPM की कंडीशन देगा तो बेटा इसमें से केवल जो विलायक के कण है वही आर पर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह का बेटा जो प्रक्रम होता है उसको अपन बोलते हैं परासरण। तो बेटा परासरण क्या है, शुद्ध विलायक जब अपना अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाता है तो बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे, परासरण। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बेटा विलयन की ओर से जो दाब लगाया जाता है उसको अपन बोलते हैं परासरण दाब। ठीक है ना, अगर बेटा उस दाब की वैल्यू परासरण दाब से अधिक हो जाए तो फिर क्या हुआ, विलयन में जो विलायक है, तुम्हें पता है विलयन दो चीजों से मिलकर बना है, विलयस और विलायक से। तो बेटा विलयन में जो विलायक है वो बेटा क्या करेगा, शुद्ध विलायक को आना शुरू कर देगा। तो मतलब ये बेटा प्रक्रम परासरण का उल्टा हो गया, तो बेटा इसको बोलते हैं अपन प्रतिलोम परासरण या फिर व्युत्क्रम परासरण। ठीक है ना, इस तरह से। बेटा व्युत्क्रम परासरण का यूज क्या है, इसका यूज जो है बेटा वो है पेयजल के शुद्धिकरण में, जो पीने वाला जल होता है उसके शुद्धिकरण में बेटा इसका यूज होता है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे परासरण के जैसे आपसे मतलब इसमें बेटा दो तरह के परासरण और आपको समझा रखे हैं एनसीईआरटी में। एक अपने पास में अत्यपरासरी, एक होता है अल्पपरासरी। ठीक है ना, तो अत्यपरासरी क्या होता है बेटा कि जहाँ पे मतलब विलयन में जो नमक की सांद्रता है या NaCl की सांद्रता वो 0.9% से अधिक होती है, बेटा ऐसे विलयन को बोला जाता है अत्यपरासरी। और जिसकी मतलब जिसमें 0.9% से कम होती है उसको बोला जाता है अल्पपरासरी। ठीक है ना, तो बेटा अधिक वाले विलयन में अगर जैसे मैं किसी कोशिका को रख दूँ तो बेटा वो सिकुड़ जाती है, और मतलब अल्पपरासरी में अगर बेटा मैं कोशिका को रख दूँ तो वो फूल जाती है। ठीक है ना, वो अपना जो ब्लड है बेटा उसका जो परासरण दाब है ना वो 0.9% NaCl का जो विलयन होता है उसके परासरण दाब के बराबर होता है। मतलब अपना जो विलयन जो अपना रक्त है वो 0.9% सांद्रता वाले क्या बोलते हैं नमक के विलयन के साथ में समपरासरी होता है। समपरासरी विलयन बोले तो ऐसे दो या दो से अधिक विलयन जिनका परासरण दाब बिल्कुल समान होता है, जिनमें मतलब परासरण क्रिया आपस में नहीं देखी जाती। ठीक है बेटा, अच्छा परासरण को अपन शो किससे करते हैं बेटा, पाई से। किससे शो करेंगे अपन इसको, पाई से शो करेंगे। पाई का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में CRT। सी का मतलब सांद्रता, यहाँ पे मूलरता होती है सांद्रता में, आर का मतलब होता है गैसीयता, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। यहाँ पे आप मूलरता का फॉर्मूला लिखोगे मतलब ओपन करोगे तो बेटा आपके पास में पाई का फॉर्मूला बन जाएगा परासरण दाब का। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा मैं इसको परासरण दाब को 18 हूँ। ठीक है ना, अच्छा देखो बेटा परासरण दाब में एक मतलब एक बीमारी का नाम दे रखा है कि जो लोग ज़्यादा नमकीन भोजन करते हैं, ज़्यादा नमकीन भोजन खाते हैं या ज़्यादा नमक खाते हैं बेटा उन्हें अपने अंतःकोशिकीय स्थलों में जल धारण जो होता है ना बेटा वो महसूस होता है, तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं सोफ। ठीक है ना, तो बेटा उन्हें बीमारी हो जाती है सोफ। ठीक है, चलो इसके बाद में बेटा अपन अगले चैप्टर की बात करने वाले, उस चैप्टर का नाम है अपने पास में वैद्य रसायन। तो वैद्य रसायन बेटा शुरुआत में आपको वैद्य रसायन सेल दे रखा है जिसमें बेटा दो पात्र होते हैं, दोनों पात्रों में अलग अलग धातु की एक एक इलेक्ट्रोड होती है, जिस धातु की इलेक्ट्रोड उसी धातु का उसके अंदर लवणीय विलयन भरा होता है बेटा। ठीक है ना, क्या भरा होता है, लवणीय विलयन भरा होता है। तो बेटा यहाँ बाहर से मैं इसको किसी वायर के द्वारा जोड़ देता हूँ दोनों इलेक्ट्रोडों को, और यहाँ पे बेटा एक उल्टी यू टाइप की एक युक्ति लगाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं लवण सेतु। अच्छा देखो यहाँ पे देखें तो बेटा अगर ये वाली इलेक्ट्रोड मान लो आपकी नेगेटिव है, ये वाली इलेक्ट्रोड अगर आपके पास में पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड को यहाँ पे अपन बोलते हैं एनोड। ठीक है ना, बेटा पॉजिटिव वाली को यहाँ पे अपन बोलते हैं कैथोड। ठीक है ना, यहाँ पे बेटा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे बेटा अपचयन की अभिक्रिया होती है, मतलब बेटा यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है,
इसका काम क्या है, इसका काम, इसके लवण सेतु बेटा दो काम होते हैं। एक तो होता है ये सेल के आंतरिक परत को पूर्ण करता है, मतलब दोनों लवणीय विलयनों को मिलाने का काम करता है। दूसरा काम क्या बेटा, ये सेल की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब यहाँ से जो आयन मतलब बनते हैं, यहाँ पर जो आयन बचते हैं बेटा उनका उदासीनीकरण होता है लवण सेतु में उपस्थित लवण के द्वारा, ठीक है ना। तो बेटा इसके बाद में देखो मैं यहाँ पे करंट के डायरेक्शन मतलब बात करूँ बेटा, करंट अपना इधर से इधर की ओर चलता है इसमें, ठीक है ना। और इसमें बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर चलता है। ये तो आप बात जानते हो कि भाई जो करंट का जो मतलब डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है ना, इस तरह से। बेटा देखो यहाँ पे देखो सेल अभिक्रिया लिखी जाती है। देखो सेल अभिक्रिया में अपन क्या लिखते हैं समझना है यहाँ पे, कि जैसे मैं यहाँ पे एनोड की अभिक्रिया लिखता हूँ, मान चलो मेरी जो पहली वाली इलेक्ट्रोड जिंक की है, दूसरी वाली कॉपर की है। तो बेटा एनोड पे क्या होता है, जो जिंक है, जो जिंक सॉलिड है बेटा, वो अपने पास में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बेटा ये बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव आयन, जिसके सामने बेटा एक्वस लिखा जाएगा, है ना, बिलियन में जा रहा है। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड मान के चलो मेरे पास में कॉपर की है, तो बेटा वहाँ पर होगा अपने पास में Cu2+ आयन, ठीक है ना, एक्वस वाला। तो बेटा यहाँ से अगर इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये वाले ले लिए, तो बेटा इसके पास में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी, और ये क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। बेटा दोनों अभिक्रियाओं को अगर मैं जोड़ने यहाँ पे तो बेटा सेल अभिक्रिया बन जाएगी। सेल अभिक्रिया अपन कैसे लिखेंगे, एनोड वाला हिस्सा पहले लिखा जाता है Zn सॉलिड, फिर उसके बाद बेटा Cu+2 इस तरह से करके एक्वस, ठीक है ना। उसके बाद बेटा आगे गए अपन, तो यहाँ पे फिर से एनोड का ऐसा Zn+2 एक्वस, उसके बाद बेटा आगे चल के अपना बनता है Cu सॉलिड, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इस तरह से लिखा है सेल अभिक्रिया। बेटा सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण भी बनता है। सेल निरूपण किस तरह से लिखते हैं, अगर मुझे इसके लिखना है तो देखो मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ एनोड पे क्या हुआ। तो एनोड पे अपना जिंक Zn2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है, तो बेटा इसका सेल निरूपण इस तरह से लिखेंगे कि Zn सॉलिड जो है बेटा वो चेंज हुआ है अपना Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है ना, Zn2 पॉजिटिव एक्वस में। और बेटा इसके बाद में अपने पास में ये लवण सेतु को शो कर दिया है। और कैथोड पे क्या हुआ है बेटा, कैथोड का Cu+2 आयन जो बेटा वो Cu सॉलिड में चेंज हुआ है। बेटा ये अपने पास में Cu+2 एक्वस, और ये बेटा चेंज किस में हुआ है, Cu सॉलिड में। अगर बेटा इनकी कोई मतलब भौतिक परिस्थितियां दे रखी हूँ, जैसे ताप दाब सांद्रता वगैरह दे रखी हो, तो बेटा उन्हीं के बगल में छोटे से कोष्ठक में लिख दिया जाता हूँ चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ कि मेरा बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपने पास में सेल निरूपण। सेल निरूपण के बाद बेटा अपने पास में कंडीशन आती है सेल विभव की, है ना। तो बेटा देखो जो अपना कैथोड का विभव है उसको बोलते हैं अपचयन विभव, और जो एनोड का विभव है उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण विभव। तो बेटा अपने को पता है कि देखो दोनों इलेक्ट्रॉनों का अपचयन विभव होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का अपचयन विभव भी होता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण विभव भी होता है। तो बेटा इसका अपचयन विभव ज्यादा और इसका अपचयन विभव कम होता है। तो इस वजह से बेटा करंट के लिए बोला जाता है कि करंट अपना कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब करंट जो है वो उच्च अपचयन विभव से निम्न अपचयन विभव की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेल विभव की अगर अपन बात करें, तो सेल विभव क्या होता है कि जो अपना कैथोड और एनोड के जो मतलब मानक अपचयन विभव है या विभवों का जो अंतर, अपचयन विभव का जो अंतर बेटा उसको बोलते हैं सेल विभव। सेल विभव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, मतलब यहाँ से कैथोड के अपचयन विभव में से एनोड के अपचयन विभव को अगर आप माइनस कर दें तो ई सेल मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा एक चीज और अपने को मिल गई कि कैथोड मतलब जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है वही इलेक्ट्रोड कैथोड होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेटा मानक सेल विभव की बात करूँ, तो मानक सेल विभव का मतलब क्या होता है कि जब सेल विभव को अपन मानक परिस्थितियों में मापे, जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार दाब, ठीक है ना, 1 मोलर सांद्रता उस पर। तो बेटा ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा ये भी कैसे होंगे, मानक परिस्थिति होंगे, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है बेटा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद बेटा अपने पास में आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है बेटा, ऐसी कोई मतलब जब आपको किसी एक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दे रखा हो, तो आपको बेटा पूरे सेल का विभव ज्ञात करना हो, तो बेटा दूसरी इलेक्ट्रोड का काम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करती है, जिसको SHA भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मतलब क्या बोलते हैं विभव जो है बेटा, जो मानक अपचयन विभव वो स्वेच्छा से शून्य माना गया, मतलब अपनी तरफ से मान लिया कि भाई इसकी वैल्यू शून्य होगी, ठीक है। तो बेटा ये काम कैसे करता है, इसका पहले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेटा स्ट्रक्चर में इसके में एक पात्र होता है, उस पात्र में बेटा एक प्लेटिनम का तार और एक प्लेटिनम के तार से लटकी होती है एक प्लेटिनम की पत्ती। तो बेटा ये वाला जो तार है वो एक नली में बंद होगा इस तरह से, ये वाली नली भी बेटा एक दूसरी नली में बंद होगी, पर यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर रहेगी, और ये वाली नली बेटा बिल्कुल पत्ती तक जाएगी, और ये वाली पत्ती से थोड़ी सी ऊपर रहेगी। देखो यहाँ से बेटा थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है जहाँ से एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस बेटा अपन प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरा होता है, कैसा 1 मोलर सांद्रता वाला HCl का विलयन, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। इसको यूज कैसे करते हैं कि अगर दी गई इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अगर शून्य से ज्यादा है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का काम करेगी, वो कैथोड का, क्योंकि अपने को पता है जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा वो कैथोड और जिसका कम वो एनोड, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं अब इसको साफ करूँ, आगे क्यों देखेंगे अब फिर। तो बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक जो बनता है वो बनता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। बेटा इसको मैं वैसे ही थोड़ी बोले दे रहा हूँ, ध्यान रखना है इसका कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है कि जब बेटा आप तत्वों को या उनके आयनों को 298 केल्विन टेम्परेचर पर मतलब उनके मानक अपचयन विभवों को बढ़ते या घटते क्रम में लगा दूंगे, तो बेटा लगाने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको अपन बोलेंगे
वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब बेटा इसके लिए ध्यान रखना कि अगर मानक अक्षय विभव का मान बेटा जितना कम होता है ना, तत्वों की सक्रियता उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगली चीज़ अपने पास में क्या रहती है कि अगर उसकी बेटा उसकी सक्रियता ज़्यादा है तो बेटा उसकी अपचय क्षमता भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अपचय क्षमता का रिवर्स में क्या होता है, ऑक्सीकार क्षमता, तो ऑक्सीकार क्षमता में कमी आएगी। मतलब मानक अक्षय विभव का मान जितना कम, और अपचय क्षमता और सक्रियता उतनी ज़्यादा और ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही कम, ठीक है बेटा। तो ये आपके मतलब सब बच्चों के पास में नोट्स वगैरह तो अपने कहीं ना कहीं से होंगे, तो बेटा ये सारी बात आप लोगों के पास में लिख रखी होंगी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में अपने पास में टॉपिक आता है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, नष्ट समीकरण। तो बेटा उसका केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो बेटा एक ऐसी समीकरण जो ई सेल और ई नोट सेल में संबंध बताए उसको अपन बोलते हैं नष्ट समीकरण। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ई सेल बराबर होता है तुम्हारे पास में ई नोट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में एन और लॉग ऑक्सीडेशन की सांद्रता बट्टे में रिडक्शन की सांद्रता बेटा, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे अपना ऑक्सीजन हुआ है उसकी सांद्रता और जहाँ पे अपना रिडक्शन हुआ है उसकी सांद्रता, ठीक है ना। एन क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं। जो वैल्यू है ना बेटा कि यहाँ से मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए, तो मतलब बेटा वैल्यू दोनों मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब एक वो वैल्यू होती है किसकी, एन की, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की, ठीक है बेटा। ये होता है पूरा फॉर्मूला। ई नोट सेल आपको या तो बेटा पेपर में डायरेक्टली दे रखा होता है, अगर ई नोट सेल डायरेक्टली दिया गया तो बेटा आपको कैथोड की और एनोड की मानक अक्षय दे रखे होंगे, तो कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस करके आप ई नोट सेल निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर लोगे, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में नष्ट समीकरण। इसके बाद बेटा अपन जाते हैं वैद्युत अपघटन की ओर, ठीक है ना। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है कि जब अपन मतलब करंट मतलब वैद्युत धारा की सहायता से बेटा किसी मतलब पदार्थ को अपन उसके आयनों में तोड़ रहे होते हैं तो उस व्यवस्था को अपन उस प्रक्रम को बोलते हैं वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। और ये काम होता है बेटा एक सेल में जिसको अपन बोलते हैं वैद्युत अपघटन सेल। वैद्युत अपघटन सेल क्या होता है बेटा, इसमें एक पात्र होगा, एक पात्र में ही बेटा दोनों इलेक्ट्रोड पड़ी होंगी और बेटा यहाँ पे अपने पास में एक होगा लवणीय विलयन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं किसी बैटरी से जोड़ूँ तो जैसे पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से, बेटा पॉजिटिव से इस वाली इलेक्ट्रोड से तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव इससे तो बेटा ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव वाली बेटा इस बात का ध्यान रखना विशेष कि जो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड होगी बेटा उसको यहाँ पे एनोड बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला था, कैथोड बोला था। और जो बेटा यहाँ पे नेगेटिव होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान रखना है इस बात का। तो ये होता है बेटा अपने पास में वैद्युत अपघटन सेल, ठीक है ना। तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा भाई, गैल्वेनिक सेल में और उसमें क्या बोलते हैं वैद्युत अपघटन सेल में क्या डिफरेंस होता है। उसमें दो पात्र है, इसमें एक पात्र है, इसमें मतलब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र डूबी हुई है। यहाँ पे मतलब ये जो विलयन है हो सकता है इनमें से किसी एक की धातु का, ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से किसी की भी धातु का हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ये बेटा उसमें लवण सेतु आया, इसमें लवण सेतु नहीं आया है, ठीक है ना। वहाँ पे बेटा क्या होता है, वहाँ पे मतलब अपन केमिकल्स मतलब केमिकल्स की सहायता से अपन करंट बना रहे होते हैं। यहाँ पे बेटा अपन क्या करते हैं, करंट के द्वारा अपन केमिकल्स को बना रहे होते हैं, मतलब आयंस वगैरह बना रहे होते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा वैद्युत अपघटन की बात आई तो बेटा यहाँ पे एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जो बेटा अपना मतलब जलीय विलयन में या गलित अवस्था में अपने आयनों में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है बेटा, उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघट्य। और जिसके उसके द्वारा अगर बेटा विलयन बना दिया जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटनीय विलयन, ठीक है बेटा। अब देखो इस वैद्युत अपघटनीय विलयन में बेटा अपन थोड़ी सी मतलब चालकता वगैरह की बात कर लेना, तो चालकत्व होता है सी। चालकत्व क्या होता है, मतलब आयनों की प्रवाह की सरलता की माप, उसको अपन क्या बोलेंगे, विलयन का चालकत्व। तो सी बेटा जो होता है अपना चालकत्व वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है प्रतिरोध के। तो बेटा इसके अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो मात्रक इसका क्या रहेगा, प्रतिरोध का होता है ओम को लेके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है बेटा, ओम इनवर्स। और यहाँ पे बेटा ओम इनवर्स को अपन साइमन भी लिखते हैं ना, जिसको अपन कैपिटल एस से शो कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए बात की कि भाई रेजिस्टेंस किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो बेटा इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है बेटा वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, वो इलेक्ट्रोडों की मोटाई के या प्रस्थाकार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बेटा मिला के देखें तो ये हो जाता है अपने पास में आर बराबर आर समानुपाती एल बाई ए के, ठीक है ना। एल बाई होता है बेटा यहाँ पे सेल स्थिरांक, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन का चिन्ह उठाऊँ तो बेटा यहाँ पे अपने पास में बनता है रो, ये हो जाता है एल बाई ए, ठीक है। रो क्या होता है बेटा आपके पास में विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। इसी से बेटा मिलते जुलते एक टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। बेटा विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है बेटा, उसको कपास से नोट करते हैं अपन। तो मतलब एक एमएल वैद्युत अपघटनीय विलयन का जो चालकत्व बेटा उसको बोलते हैं कपास या चालकता, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या होती है, ये रो की उल्टी होती है। तो बेटा अगर आप यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस करना चाहे, कपा को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगर मैं कपा का मात्रक वगैरह देखूँ तो देखो यहाँ से रो का मात्रक बना के देखो आप, तो रो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर बटे में एल। तो बेटा आर का हो गया ओम और एरिया को हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, सेल के लिए जाता है बेटा सेंटीमीटर ले जाते हैं, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास सेंटीमीटर। तो बेटा ये कट गया तुम्हारे पास में, तो ओम सेंटीमीटर बच रहा है बेटा रो का मात्रक। तो बेटा इसका मात्रक कपा का, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ओम का उल्टा क्या होगा, ओम इनवर्स बोले तो साइमन,
ठीक है ना। और बेटा सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, तो बेटा इसका मात्रक क्या हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये बेटा कपा का मात्रक है। और मैंने सेल स्थान के लिए अभी बात कर ली कि बेटा एल बाई ए को अपन क्या बोलते हैं, सेल स्थान बोलते हैं, जी स्टार, ठीक है बेटा। तो आप जी स्टार के यहाँ से और भी फॉर्मूले बना सकते हो कि एल बाई ए जहाँ कहीं भी दिख रहा है बेटा उनकी जगह पे आप जी स्टार लगा दो, तो बेटा सेल स्थान के फॉर्मूले बन जाएंगे। सेल स्थान का बेटा सेल स्थान को अपन जी स्टार से जोड़ करते हैं। जी स्टार का मात्रक क्या होता है कि एल बाई ए, तो बेटा ये आया नीचे और लंबाई आई ऊपर, तो बेटा यहाँ पे आया कि वो सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा इसका मतलब रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में जो अपनी चालकता बेटा और भी प्रकार की होती है, जैसे अपने पास में मोलर चालकता है, तो एक मोलर वैद्युत अपवर्तनी विलयन का बेटा जो चालकत्व होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। मोलर चालकता को बेटा अपन लैम्डा एम से लिखते हैं या फिर कैप एम से। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इनटू में 1000 अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसी तरह से बेटा दूसरा टर्म होता है अपने पास तुल्यांकी चालकता। तो मतलब अगर कोई 1 ग्राम तुल्यांक मतलब वैद्युत अपवर्तनी विलयन का जो चालकत्व बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता। इसको लिखते हैं अपन लैम्डा इक्यू से या कैप इक्यू से। फॉर्मूला इसका बेटा सेम जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे तो बेटा सामान्यता मूलरता में ली जाती है, यहाँ पे नॉर्मलता में, ठीक है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला होते हैं आपके पास में सीमा तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता के, ठीक है। 18 बेटा मैंने इसको फटाफट से ठीक है बेटा। अब आगे की कहानी सुनो इसमें। हाँ जी, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे अपन तंत्र का प्रभाव पड़ते हैं, तंत्र इन चीजों को किस तरह से प्रभावित करती है। तो देखो बेटा अगर तंत्र बढ़ाएं तो अपन चालकत्व के लिए देखें तो बेटा वहाँ पे जो आयन है ना, मतलब तंत्र बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है बेटा, आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और बीच की दूरी बेटा जितनी कम होती है तो आयनों के मतलब धनायन और ऋणायन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कम हो जाता है। बेटा अगर उतना ही कम हो जाता है तो उन्हें घूमने में मतलब आसानी होती है। तो इसका मतलब क्या बेटा, चालकत्व अपना बढ़ता है। तंत्र बढ़ाने पर चालकत्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा मैं एक सीधी सी बात बता दूं बेटा, केवल कपाह ऐसा है जो घटता है, बाकी के सब बेटा आपके पास में चालकताएं ऐसी हैं जो तंत्र बढ़ाने पे क्या होती हैं, बढ़ती है बेटा। तो लैम्डा एम भी बढ़ता है और लैम्डा ई क्यू भी बढ़ता है, ठीक है बेटा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। अब इसके बाद बेटा अपने पास में होती है सीमांत मूलर चालकता और सीमांत तुल्यांकी चालकता। तो ये क्या होती है बेटा, पहले इसके लिए बेटा डिफाइन होती है अनंत तंत्र। अनंत तंत्र क्या होती है, तंत्र का वह मान जिस पर कोई वैद्युत अपवर्तन अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीमांत अनंत तंत्र, ठीक है ना। अनंत तंत्र आप अगर बेटा मैं मूलर चालकता को बोलूँ तो सीमांत मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता को बोलूँ तो सीमांत तुल्यांकी चालकता। सीमांत में बेटा क्या लिखते हैं, या तो लैम्डा इन्फिनिटी एम लिखेंगे और इसको बेटा लिखेंगे अपन लैम्डा इन्फिनिटी ई क्यू, ठीक है ना। और यानी और आएगा बेटा दोनों अलग टर्म में, ठीक है ना। यहाँ पे कैप इन्फिनिटी एम या फिर कैप इन्फिनिटी ई क्यू, इस तरह से, ठीक है बेटा। यहाँ पे नोट लगा सकते हैं आराम से कि लैम्डा नोट का मतलब जीरो, लैम्डा जीरो एम और यहाँ पे लैम्डा जीरो ई क्यू, इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा इन्फिनिटी जगह पे जीरो भी आया था, जीरो का मतलब सामान्यता की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे देखो जब इनके मान वगैरह ज्ञात करने की बात है तो बेटा काफी सारे कॉम्प्लेक्सन वगैरह फंसे। तो बेटा इसकी वजह से यहाँ पे एक नियम डिफाइन किया गया जिसका नाम था कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम को बेटा अपन आयनों के अभिगमन का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं कोलराउस के नियम को। तो इसने क्या बोला था कि अनंत तंत्र पे जब बेटा अपना कोई वैद्युत अपवर्तन अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है तो बेटा उसकी मतलब सीमांत मूलर चालकता में जो उसका प्रत्येक आयन है वो एक निश्चित योगदान देता है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो अपने पास में जो लैम्डा इन्फिनिटी एम का भी फॉर्मूला किसी वैद्युत अपवर्तन के लिए वो क्या रहेगा कि लैम्डा इन्फिनिटी बेटा पॉजिटिव आयंस के द्वारा और लैम्डा इन्फिनिटी अपने पास में नेगेटिव आयंस के द्वारा, बेटा ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा इसका। अब बेटा इसके बाद में अपने पास बेटा जो टॉपिक है वो है अपने पास में क्या बोलते हैं, फेराडे के नियम, ठीक है ना। तो बेटा फेराडे ने क्या बोला था, समझ लो इस बात को। फेराडे ने मतलब दो नियम दे रखे हैं। पहला नियम दे रखा है उसने केवल एक ही सेल के लिए, उसने कहा कि भाई साहब अगर मैं सेल को मतलब बाहर से चार्ज दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं चार्ज दे रहा हूँ तो बेटा जो चार्ज की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त पदार्थ उतना ही ज़्यादा मिलेगा अपने को। मतलब पदार्थ की जो मात्रा है डब्ल्यू बेटा वो बराबर समानुपाती किसकी होगी, क्यू के। जितना ज़्यादा आवेश उतना ही ज़्यादा मिलेगा मेरे को पदार्थ इलेक्ट्रोड पे, या तो मुक्त हो रहा हुआ तो या फिर इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक रहा हुआ, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो बेटा यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है जेड और ये होता है क्यू। और क्यू को बेटा अपन करंट के रेस्पेक्ट में लिखे तो ये क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। मतलब यहाँ पे अपने को पता है ना आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया आई टी। तो बेटा ये अपने पास में पहला नियम होता है फेराडे का। दूसरी नियम में उसने क्या बोला, दूसरी नियम में फेराडे ने बोला कि अगर मैं दोनों सेलों को बराबर मात्रा में अगर मैं करंट मतलब आवेश वगैरह देता हूँ तो बेटा वहाँ पे जो इनकी जो रेशियो है ना द्रव्यमान की और क्या बोलते हैं जेड के, वो रेशियो इस तरह से होते हैं कि जेड वन अपॉन में सॉरी डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू टू बराबर होता है बेटा जेड वन अपॉन में जेड टू। जेड को बेटा बोलते हैं अपन वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बेटा ये पहले वाले सेल का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये दूसरे वाले में, ठीक है बेटा। तो इसको हटा दें हम। चलो अब बेटा इसके बाद मैं केवल एक ही सेल की बात मतलब व्यावसायिक सेल में बेटा एक ही सेल की बात कर रहा हूँ। सेल का नाम है शीर्ष संचयक सेल, मतलब इन्वर्टर वाली बैटरी। तो बेटा उसमें आप ध्यान रखें कि वहाँ पे जो एनोड है बेटा वो बनी होती है लेड की, ठीक है ना। जो कैथोड होती है बेटा
वो बनी होती है लेड ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड का भरा भरा हुआ ग्रेड होता है PbO2 की, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो वैद्युत अपघट्य होता है बेटा वो होता है अपने पास में H2SO4, वैद्युत अपघट्य, ठीक है बेटा, H2SO4, ठीक है। तो बेटा इस तरह से तो देखो ये जो ऐसा सेल है, जो सीधा संचयक सेल जो है बेटा, ऐसा सेल है जिसमें निरावेशन और आवेशन दोनों ही प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। अपने को पता है इन्वर्टर वाली जो बैटरी है वो चार्ज भी होती है, डिस्चार्ज भी होती है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा अगर देखो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, देखो जब कोई सेल डिस्चार्ज हो मतलब निरावेशित हो तो बेटा वहाँ पर उसके वैल्यू अपघट्य की सांद्रता में हमेशा कमी आती है। ध्यान रखना है इस बात का, मतलब ये इसकी वैल्यू हमेशा घटती हुई जाएगी। और जब बेटा चार्ज करेंगे तो इसी की वैल्यू बढ़ रही होगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस वाले पॉइंट का, जो मैंने जल्दी में भूल गया। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर मैं निरावेशन की अभिक्रिया की बात करूँ तो देखो यहाँ पर निरावेशन की अभिक्रिया क्या होती है कि अपने पास में एनोड पे होता है Pb और यहाँ से बेटा एक आता है SO4-2। इस तरह से तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन होती है, PbSO4 बनता है तुम्हारे पास में, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। आपको पता है ना भाई एनोड से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे होता है अपने पास में PbO2, साथ में बेटा होता है आपके पास में, देखो अगर यहाँ पे H2SO4 है तो बेटा यहाँ पे 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल काम में आते हैं अपने में, ठीक है ना। रिएक्शन में ध्यान रखना, यहाँ पे तो सिंपल H2SO4 बोल दोगे। तो बेटा यहाँ पे देखो कितने बचे, 4 तो बचे बेटा अपने पास में H पॉजिटिव आयन और एक बचा अपने पास में SO4-2 आयन। अपने को पता है ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एक्सेप्ट होने तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। आगे क्या बनता है बेटा इसमें, आगे बनता है बेटा इसमें सॉरी यहाँ पे PbSO4 आएगा, तो PbSO4 और प्लस का बेटा यहाँ पे बनता है तुम्हारे पास में 2H2O, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा ये रिएक्शन है निरावेशन की। अब बेटा अगर इसकी मैं पूरी सेल अभिक्रिया लिखूँ तो पूरी सेल अभिक्रिया क्या बनेगी तुम्हारे पास में, एनोड पे क्या था तुम्हारे पास में Pb, उसके बाद बेटा कैथोड पे क्या था तुम्हारे पास में PbO2, बेटा पूरे मिला के लिख रहा हूँ मैं। और बेटा ये वाले आयन, ये वाले आयन और ये वाले आयन, तो सब बेटा तीनों के तीनों मिल जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2H2SO4। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 2H2SO4। बेटा इधर को क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, एक PbSO4 ये रहा, दूसरा PbSO4 ये रहा, तो बेटा ये हो गया तुम्हारे पास में 2 PbSO4। यहाँ पे बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल, बेटा ये हो गया अपने पास में पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है ना, निरावेशन की है। किसके, निरावेशन की। देखो इधर अपना H2SO4 था, इधर की ओर अपने को H2SO4 नहीं दिखा, तो बेटा इसकी सांद्रता कम हो गई, ठीक है ना। अगर बेटा आवेशन की रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन बेटा इसी पैटर्न में लिखनी है कि एनोड की रिएक्शन जब लिखने जाओगे तो रिएक्शन इधर से स्टार्ट होगी और यहाँ पे खत्म, इधर से स्टार्ट होगी यहाँ पे खत्म। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि इस वाले हिस्से को यहाँ पे लिखना और इस वाले हिस्से को यहाँ पे आवेशन में, ऐसे इस वाले हिस्से को यहाँ पे लिखना और इस वाले हिस्से को वहाँ पे आवेशन के टाइम पे, इस वाले हिस्से को यहाँ पे लिखना और इस वाले हिस्से को यहाँ पे, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो बेटा हटा दें इसको। तो बेटा ये अपने पास में वैद्युत रसायन वाले चैप्टर था बेटा, उसकी बात होगी। इसमें बेटा अपने पास में एक मतलब ईंधन सेल है, ईंधन सेल कैसे सेल है जिनमें बेटा बाहर से ईंधन वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना। इनमें से एक होता है बेटा और एक और सेल होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल, ठीक है ना। हाइड्रोजन सेल में क्या होता है बेटा कि अपने पास मतलब 3 चैम्बर बने होते हैं सेल में, ठीक है ना। बीच वाले चैम्बर में आप मतलब जो जैसे अपने पास में ये 3 चैम्बर है इस तरह से करके ऐसे करके, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे जालीदार शक्ल हैं, ये भी यहाँ पे जालीदार शक्ल हैं। इधर से अपन हाइड्रोजन गैस को दे रहे हैं, इधर से अपन ऑक्सीजन गैस को दे रहे हैं और यहाँ पे प्लेटिनम वगैरह भरा हुआ है, तो बीच में आएगा तो बेटा यहाँ पे मतलब रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद बेटा जल अपना बाहर निकल जाएगा बेटा, जिससे एनर्जी वगैरह अपने को मिल जाती है बेटा। तो ये वाले सेल बेटा काफ़ी काम की सेल है, मतलब इनमें से बेटा पर्यावरण प्रदूषण की कंडीशन बेटा काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। तो आजकल बेटा इन सेलों की चर्चा हो गई है कि ये वाले सेल मतलब यूज में लाए जाए इस तरह से। जैसे बेटा मतलब जो नासा है उसने अपने बेटा 2 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इसका यूज भी कर लिया है। जैसे एक था अपोलो, एक था जेमिनी, ठीक है ना। 2 अंतरिक्ष कार्यक्रम में बेटा इसका यूज भी हो गया, ठीक है ना। और बेटा इनका मेंटेनेंस वगैरह मतलब मेंटेनेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, इस वजह से बेटा इनका ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, ठीक है। अगला चैप्टर बेटा अपने पास में रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी में बेटा जो पहला टॉपिक अपने पास में वो बेटा अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो बेटा सांद्रता का परिवर्तन आएगा ऊपर, मतलब यहाँ पे आएगा अपने पास में डेल्टा सी बोले तो सांद्रता, और नीचे आएगा बेटा अपने पास में डेल्टा टी। यहाँ पे सामने लिखा होता है बेटा प्लस माइनस। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले को उत्पाद के लिए देख रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे लगेगा प्लस, अगर अभिकारक के लिए देख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है बेटा। एक बार चेक कर लूँ मैं, चलो ठीक है। अब बेटा इसके बाद में क्या होता है, देखो डेल्टा सी निकालना हो तो C2 माइनस का C1 मतलब अंतिम सांद्रता माइनस प्रथम सांद्रता, ऐसे हम डेल्टा टी कैसे निकाला, अंतिम समय माइनस का प्रथम समय, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब बेटा वेग को प्रभावित करने वाले कारक देखे अपन, तो एक तो होता है अपने पास सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक, ठीक है ना। सांद्रता बढ़ाओ या ताप बढ़ाओ या दाब बढ़ाओ या उत्प्रेरक उसमें मतलब डालो, तो बेटा चारों कंडीशन में बेटा अपना अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। 3 जो शुरुआत वाले बेटा वो तो डिफाइन किए गए टक्कर सिद्धांत के आधार पर। चौथा है जो क्या बोलते हैं उत्प्रेरक वाला बेटा, वो डिफाइन किया गया सक्रिय ऊर्जा के आधार पर, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ से अगले मतलब कैसे मतलब ताप बढ़ाने पे क्या होता है, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके बीच टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, और टक्कर जितनी ज़्यादा होती है अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा होता है।
सांद्रता बढ़ाने पे क्या होता है कि भाई सांद्रता बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके मध्य टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, और टक्कर जितनी ज़्यादा अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना। अगर बेटा मैं वहाँ पर दाब की बात करूँ तो दाब बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके मध्य टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, और जिस वजह से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। और बेटा उत्प्रेरक डालने पे क्या होता है, उत्प्रेरक डालने पर अभिकारक अणुओं की सक्रिय ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण मतलब उनके मध्य मतलब उत्पाद बनने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब बेटा देखो सांद्रता के प्रभाव को गणितीय रूप से समझाने के लिए नियम दिया गया है, उस नियम का नाम था वेग नियम। अब बेटा वेग नियम में क्या हुआ है, वेग नियम में जो बोला गया कि बेटा जो अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो बेटा समानुपाती होता है अभिकारकों की घातांकों सहित सांद्रताओं में गुणनफल के, ठीक है ना। तो जैसे अभिकारक ए है तो उसकी सांद्रता का मतलब पावर सहित एक्स लिखेंगे, और जो अगर बी है तो उसको पावर सहित वाई लिखेंगे, बी वाई, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया अपने पास में। अब यहाँ से बेटा अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल में चित्र उठाऊँ तो एक के आता है, यहाँ पर हो जाता है ए की पावर एक्स, और ये बेटा हो जाता है अपने पास में बी की पावर वाई। के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब ये भी एक हो ये भी एक हो, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो तो बेटा जो अभिक्रिया वेग है वही वेग स्थिरांक होता है, या अभिक्रिया वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है बेटा। हर एक अभिक्रिया के लिए बेटा अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए बेटा वेग स्थिरांक का मात्रक भी अलग अलग होता है। कोटि क्या होती है, कोटि को अपन बोलते हैं एन से, और एन क्या होता है तुम्हारे पास में, मतलब जो घातांक है उनका मतलब योग, तो मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। अच्छा बेटा अभिक्रिया की जो कोटि है बेटा ये अपने आप में एक प्रायोगिक मान है, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो अपने जो रस समीकरण वृद्धि गुणांक होते हैं बेटा उनसे अलग भी हो सकते हैं, उनकी जैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा ये है प्रायोगिक मान, ठीक है ना। अब देखो अभिक्रिया बेटा जो कोटि है ना, मतलब अभिक्रिया जो कोटि है बेटा वो शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, और पूर्णांक तो होती है, ठीक है ना, कंफर्म सी बात है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक अपना कोटि के आधार पर बेटा अपनी अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। 1.5 कोटि की अभिक्रिया, 2.5 कोटि की अभिक्रिया, मतलब 1.5 कोटि की अभिक्रिया, 2.5 कोटि की अभिक्रिया, इस तरह से। तो बेटा अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे पहचानोगे, तो बेटा उसको पहचानने का एक मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से मैं बोलूँ, केवल उतने ही हिसाब से बोलूँ तो बेटा जिन अभिक्रियाओं में सूर्य का ताप या उत्प्रेरक का यूज होता है बेटा वो सभी अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से बोल रहा हूँ, वैसे एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है बेटा आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, वे अभिक्रिया जिनमें मतलब केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है, या जिनका वेग नियम में केवल एक ही अभिकारक अणु उपस्थित होता है, अभिकारक अणु जो उपस्थित है उसकी मतलब घातांक एक होता है, उसको बेटा बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा दो फॉर्मूले बड़े फेमस है, एक तो बेटा उसका समाकलित वेग समीकरण वाला, एक है उसका अर्धाई वाला। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है समझ लो, उसको उसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2.303 अपॉन में के, और ये होता है बेटा लॉग आर नॉट बट्टे में आर टी। आर नॉट बोले तो प्रारंभिक सांद्रता, आर टी बोले तो अंतिम बची हुई सांद्रता, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में। अच्छा बेटा अगर मैं इसके लिए अर्धायु का फॉर्मूला देखूँ प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए, तो फॉर्मूला होता है 0.693/K। तो बेटा इनका आप लोग ध्यान रखें कि बेटा इसके लिए फॉर्मूले बेटा काफी इंपोर्टेंट रहते हैं, इसके बेटा न्यूमेरिकल वगैरह काफी बनते हैं, ठीक है। ठीक है तो बेटा इसके बाद में अपन ने क्या किया इसके बाद बेटा अपन यहाँ से मतलब इसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया वगैरह को हटा रहे हैं बेटा। अब इसके बाद बेटा अपन जा रहे हैं थोड़े से आणविकता की, और आणविकता क्या होती है कि अगर मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो समीकरण बेटा उसको अगर मैं बैलेंस कर लूँ, क्या कर लूँ, बैलेंस कर लूँ बेटा, तो बैलेंस करने के बाद में उसमें जितने भी अभिकारक अणु भाग ले रहे होंगे बेटा, उन अभिकारक अणुओं की संख्या को बेटा हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता कोटि में बेटा डिफरेंस पूछा था, तो ध्यान रखना कि कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान है, जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि बेटा आणविकता कभी भी शून्य या भिन्नात्मक नहीं होती, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना बेटा, ये इसके मतलब डिफरेंस है इनके, ठीक है ना। अच्छा बेटा इसके बाद में अगले टॉपिक की अपन बात करें तो बेटा वो होता है अपने पास में आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस समीकरण क्या होता है, आरएनएस ने बेटा एक्चुअल में वेग के साथ में संकीर्ण ऊर्जा को रिलेट कर दिया था, उसने मतलब एक इक्वेशन दी थी जिसको अपन बोलते हैं आरएनएस समीकरण। वो इक्वेशन क्या थी कि के बराबर होता है तुम्हारे पास में ए की पावर में माइनस का ए अपॉन में आर टी, ठीक है बेटा। टी बोले तो टेम्परेचर, आर बोले तो गैस नेता, कि ये बोले तो संकीर्ण ऊर्जा, और ये बोले तो आरएनएस गुणक, ठीक है ना। के का मतलब वेग स्थान, जिसको वेग की तरह से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। अगर बेटा इसका लॉग वगैरह अपन लेके देखेंगे तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है लॉग के बराबर में लॉग ए माइनस का ए अपॉन में 2.303 आर टी, ठीक है बेटा, ये होता है। तो बेटा इसके जो फॉर्मूले वो इसके बेटा जो न्यूमेरिकल है वो बेटा इसके इक्वेशन बेस बनते हैं, मतलब या तो इक्वेशन दे रखी होगी इसके टाइप में, या फिर इक्वेशन दे रखी होगी इसके टाइप में, और ज्यादातर आपसे बेटा ये पूछा जाता है संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है अपने पास में आरएनएस गुणक, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे बेटा केवल दो डिफाइन की बात कर रहा हूँ। एक तो डिफाइन है बेटा अपने, अच्छा मैं देखो ताप की बात करूँ तो बेटा ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया भी बढ़ता है, ये सारे बच्चों को पता है। और बेटा एक चीज़ और देखी गई है ताप में, अगर मैं ताप में केवल 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दूँ तो बेटा अभिक्रिया भी लगभग 2 गुना हो जाता है, ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद बेटा एक होती है अपने, अच्छा
उसके बाद में टक्कर सिद्धांत की बात करते हैं। देखो टक्कर सिद्धांत की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि भाई साहब टक्करें जितनी ज़्यादा होती है अभिक्रिया वेग उतना ही ज़्यादा होता है। मतलब किसी भी अभिकारकों द्वारा अगर उत्पाद बनाना है तो बेटा उनके बीच में टक्कर होना जरूरी है। पर बेटा ये भी बोला गया कि हर एक टक्कर के द्वारा उत्पाद नहीं बनता है। इसका मतलब टक्कर दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रभावी टक्कर, एक होती है अप्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर कौन सी, जिनकी टक्कर के फलस्वरूप मतलब जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बना वो तो होगी प्रभावी, जिनके द्वारा नहीं बना वो होगी अप्रभावी, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो प्रभावी अप्रभावी टक्कर कौन सी होंगी, क्या देखो आपके पास में कुछ मतलब अणु वगैरह जो अणु है या अभिकारक वगैरह उनके पास में एक निश्चित ऊर्जा का मतलब एक मिनिमम ऊर्जा का होना जरूरी है, जिसको अपन दहली ऊर्जा बोलते हैं। अगर वो ऊर्जा होगी तो बेटा वहाँ पे टक्कर प्रभावी होगी, अगर वो ऊर्जा नहीं होगी तो बेटा वो टक्कर कैसी होगी, अप्रभावी होगी। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद बेटा होता है अपने पास में संकीर्ण ऊर्जा। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है कि अभिकारक अणुओं को मतलब जब अभिक्रिया होती है तो बेटा वहाँ पे अभिक्रिया में देखो एक बीच में एक पड़ाव आता है, शुरुआत में अभिकारक, लास्ट में आपने उत्पाद ये पढ़ रखा है, बीच में बेटा एक आता है जहाँ पे बनता है मध्यवर्ती यौगिक। तो मतलब अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती यौगिक तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है बेटा उस ऊर्जा को अपन बोलते हैं संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है बेटा। तो मैं इसको 18 बेटा मतलब ये वाला चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो गया। अब इसके बाद बेटा अगला चैप्टर आपके पास बनता है, उसका नाम है डी एवं एफ लोक के तत्व। डी एवं एफ लोक के तत्व, ठीक है बेटा। डी एवं एफ लोक के तत्व में क्या बेटा तुम्हारे पास में, तो देखो यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व बेटा, डी ब्लॉक क्या होता है आपके जो आवर्त सारणी है बेटा उसमें एस और डी ब्लॉक के बीच की जो श्रेणी है ना बेटा उसको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक, ठीक है ना। जो ब्लॉक है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। अब बेटा डी ब्लॉक के तत्वों को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आपके जो ज्यादातर जो डी कक्षक के जो मतलब डी ब्लॉक के जो अपने तत्व है बेटा उनका अंतिम डी कक्षक अपूर्ण होता है, मतलब पूरी तरह से भरा नहीं होता। इसी वजह से बेटा जो अपने 4 तत्व हैं उन्हें बेटा अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते। कौन कौन से हैं, एक तो जिंक है, एक कैडमियम है, एक मरकरी, एक कैनेडियन CN, ठीक है बेटा। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी अपनी श्रेणी में सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। तो जैसे जिंक के लिए बात करूँ 3D10 है, कैडमियम के लिए बात करें 4D10, और मरकरी के लिए बात करें तो 5D10, और CN के लिए बात करें तो 6D10। मतलब बेटा इनका अंतिम डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो बेटा इस वजह से इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। बाकी के इनके अलावा जितने भी एलिमेंट है डी ब्लॉक में बेटा उन सबसे अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा इसके बाद में ये बात बोलेगी कि बेटा डी ब्लॉक में अगर देखा जाए तो तत्व जो है उनके जो भौतिक गुण वगैरह बेटा वो विकर्ण रूप से संबंधित होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे स्कैंडियम है, यहाँ पे टाइटेनियम है, और यहाँ पे वेनेडियम है, और यहाँ पे बेटा अपने पास में एट्रियम, यहाँ पे जिरकोनियम, और यहाँ पे नोबियम, ठीक है। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी, ऐसी बेटा आगे अपन देख सकते हैं। तो बेटा इसको अपन बोलते हैं विकर्ण सिद्धांत, ठीक है ना। अब बेटा गलनांक और क्वथनांक वगैरह की कठोरता की बात करें तो बेटा अत्यधिक कठोर है, तो इस वजह से बेटा इनके गलनांक या क्वथनांक भी काफी ज्यादा है। इसका रीजन ये बोला जाता है कि बेटा इनकी मतलब जो बॉन्ड बनते हैं, जो अंतर परमाणु जो आबंध बनते हैं, जो धात्विक बंधन है उसमें बेटा अपने पास में N-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। मतलब इनका जो डी कक्षक है ना लास्ट वाला, उसके बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे होते हैं। तो इस वजह से बेटा ये काफी ज्यादा मजबूत पाया जाता है। बेटा ये भी बात बोली गई गलनांक में कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D5 होता है, जिनके विन्यास में D5 होता है उनके गलनांक अपनी अपनी श्रेणी में उच्च होते हैं। 2 अपवाद है इसमें, मैग्नीज और टेल्कोनियम। तो मैग्नीज का बेटा अपनी श्रेणी में उच्च नहीं होता, टेल्कोनियम का अपनी श्रेणी में। बाकी के जितने में भी बेटा D5 आएगा उनके अपनी अपनी श्रेणी में क्या होंगे, गलनांक उच्च होंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा अपन बात करें परमाणु आकार अथवा आयनिक आकार की या परमाणु त्रिज्या वगैरह की, तो बेटा यहाँ पे देखा गया कि लेफ्ट राइट जाने पर डी ब्लॉक की किसी भी श्रेणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर बेटा कक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, परंतु नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। जिसके कारण क्या होता है बेटा, नाभिक आवेश में वृद्धि हो रही है तो नाभिक में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके साथ में क्या करते हैं, आकर्षण दिखाते हैं। तो नाभिक के पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आकर्षण दिखाएंगे, मतलब वो कक्षक सिकुड़ के उतना ही आगे आ जाएगा। तो बेटा यही होता है, लेफ्ट राइट जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है या बाह्यतम कोश जो है वो उसकी ओर आकर्षित होता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, कमी आती है, क्योंकि बेटा लगा मतलब आकर्षण की वैल्यू वहां पे लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है बेटा। और इसी वजह से बेटा घनत्व के लिए बोल रखा है यहाँ पे कि अगर बाएं से दाएं जाने पर देखो आप अगर नाभिक की मतलब आवेश वृद्धि हो रही है, मतलब नाभिक का भार बढ़ रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भार में भी वृद्धि हो रही है और साइज में भी कमी आ रही है। तो इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा अपना। इसके बाद बेटा अपने पास में ऑक्सीजन अवस्था है। ऑक्सीजन अवस्था केवल बेटा आपको 3D सीरीज की पढ़नी है, उसके कुछ नोट पॉइंट्स वगैरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ज्यादा हो तो बेटा आप NCERT को एक बार ओपन करके देख लेना। उसमें कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था बेटा मैग्नीज ने शो की है 3D में, उसने कहा से +2 से लेकर +7 तक, ठीक है ना। इसके बाद बेटा कॉपर एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इसने +1 भी शो की है, और बेटा +2 ऐसी ऑक्सीजन अवस्था रही है जो स्कैंडियम को छोड़कर सभी तत्वों ने शो की है, ठीक है बेटा। और आपका स्कैंडियम और जिंक दो ही बेटा एलिमेंट ऐसे जिनकी केवल ऑक्सीजन अवस्था एक है, जैसे स्कैंडियम की केवल +3 है और जिंक केवल बेटा +2 है, ठीक है ना। और बेटा उसके बाद में आयरन जो है उसने बेटा +6 तक शो किया है, +2 से लेकर +6 तक, पर उसने बेटा +5 शो नहीं किया है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का अपन लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो बेटा ये होती है इनकी ऑक्सीजन अवस्था।
इसके बाद में बेटा चुंबकीय गुणों की बात करें तो चुंबकीय गुण में बता दे रहे हैं बेटा, ये तत्व जो है दो तरह के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से आकर्षित हो तो बेटा अनुचुंबकीय, अगर दुर्बल रूप से उसके द्वारा प्रतिकर्षित किया जाए तो बेटा वो होता है प्रतिचुंबकीय। और ध्यान रखना बेटा, अयुग्म जो क्या बोलते हैं अनुचुंबकीय जो पदार्थ हैं आयन है उनके पास में बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब जो बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ आयन है उनके पास में बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा ये होता है अपने पास में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय बिहेवियर। ठीक है, अब बेटा उसके बाद में इनकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे बेटा ये समकुल यौगिक बनाते हैं बोले तो मतलब ऊपर सहसंयोगी यौगिक बनाते हैं। दूसरी बात बेटा इनके लिए और बात की जाए तो बेटा ये जो क्या बोलते हैं मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं ये। ठीक है बेटा, ये भी इनकी प्रॉपर्टी है। रीजन क्या है इनका, छोटा आकार है ना, और डी कक्षक की मतलब उपलब्धता या डी कक्षक मतलब आबंध वगैरह बनाने के लिए इस तरह से मतलब इनके पास में डी कक्षक का उपलब्ध होना इस तरह से। उस प्रकार के लिए बोले तो बेटा इनके पास में सतह का उपलब्ध होना बेटा। ठीक है, ये सारी बात होती है बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद बेटा आपको मतलब एफ ब्लॉक में बात होती है बेटा, एफ ब्लॉक में आपके पास में क्या है कि देखो एफ ब्लॉक में आपके पास में दो श्रेणी पाई जाती है, एक लेंथेनॉइड वाली, एक एक्टिनॉइड वाली। ऊपर वाली श्रेणी के जो 14 एलिमेंट है वो लेंथेनॉइड्स है, और नीचे वाली श्रेणी के बेटा जो 14 एलिमेंट है वो एक्टिनॉइड्स है। ठीक है ना, इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेंथेनॉइड संकुचन का। कहानी बिल्कुल उसकी परमाणु आकार जैसी, जैसे अभी आपने समझा था कि लेंथेनॉइड की श्रेणी में अगर मैं बाएं से दाएं जाऊं तो बेटा वही नाभिकीय आवेश में लगातार वृद्धि होगी, जिसके कारण परमाणु आकार में लगातार कमी आएगी। इस ट्रेंड को अपन क्या बोलते हैं, इस ट्रेंड को बेटा अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है ना, लेंथेनॉइड्स की बेटा प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा ये चांदी की तरह सफेद और मुलायम होंगे, और जो वायु के संपर्क में आते कैसे हो जाएंगे, बदरंग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इनके जो गलनांक है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेटा इनके जो गलनांक या पत्रांक बेटा उनमें भी वृद्धि होती है। जैसे सेमेरियम जो है इसका एलिमेंट एक जिसको एसएम से डिनोट करते हैं अपन बेटा, वो स्टील की तरह कठोर होता है, जिसका जो बेटा टेम्परेचर है जो गलनांक है बेटा 1623 केल्विन के करीब होता है। ठीक है बेटा, इनकी जो प्रॉपर्टी है या तो एल्यूमिनियम जैसी शो होती है या फिर मैग्नीशियम जैसी, क्योंकि बेटा इनकी आयन एंथैल्पी उनके जैसी मिलती हुई दिखाई देती है। इनका बेटा यूज वगैरह कहाँ पे लेंथेनॉइड्स का, कि जैसे अब एक धातु होती है मतलब एक मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु होती है जिसका नाम है मिश्र धातु, उसमें बेटा लेंथेनॉइड होते हैं लेंथेनॉइड होते हैं, आयरन होता है, और कुछ मतलब ऑक्सीजन वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, मतलब सल्फर वगैरह ऐसी चीज़ें नाम मात्र की होती हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है, मिश्र धातु का, इसका मिश्र धातु का बेटा यूज होता है तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं गोली, जो बुलेट होती है ना गोली बंदूक वाली, उनके बेटा कवर वगैरह बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने में। कुछ बेटा लेंथेनॉइड्स के ऑक्साइड भी बेटा ऐसे हैं जिनका यूज जो है वो टीवी वगैरह में बेटा स्फुटदीपी सतह के रूप में किया जाता है। ठीक बेटा, और इसके बाद बेटा देखो दो टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो टॉपिक आपको अपने आप पढ़ लेने हैं। एक तो अपने पास में पोटेशियम परमैंगनेट, एक अपने पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट 100% पढ़ना है आपको। बड़ा क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का इन्हीं दो टॉपिक से बनने वाला है। मतलब आपको पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण की विधियाँ, ऐसे डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि, मतलब रिएक्शन जो है मतलब उसके डाइक्रोमेट की दे रखे होंगे आपको 3 रिएक्शन, और परमैंगनेट की दे रखे होंगे आपको 2 रिएक्शन निर्माण में। ठीक है ना, क्या आपके पास मतलब पायरोलुसाइट है, उससे पहले बनाएंगे अब पोटेशियम क्या बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट जो आगे KCl से रिएक्शन करके बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है कि किस तरह से अभिक्रिया होती है इनकी, किस तरह से मैग्नेट आयन है, किस तरह से परमैंगनेट आयन है, किस तरह से डाइक्रोमेट आयन है, किस तरह से क्रोमेट आयन है। तो बेटा ये आपके लिए मतलब इस चीज़ को बेटा अपनी जिम्मेदारी के साथ में 100% पढ़ें, क्योंकि बेटा इसका बड़ा क्वेश्चन 100% बनने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से आएगा या पोटेशियम परमैंगनेट से आएगा। ठीक बेटा, तो बेटा इसी के साथ में मैं मतलब इस वाले लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, और इस फर्स्ट केमिस्ट्री का जो लास्ट वाला चैप्टर बचा हुआ है नाम है जिसका क्या बोलते हैं उपसहसंयोगी यौगिक, तो बेटा वो आपके दूसरे वाले मतलब क्लास में आएगा। ठीक है ना, तो वो वाली क्लास में बेटा लगभग इतनी साइज की होगी, तो सारे बच्चे मतलब इस मतलब लेक्चर को मतलब अगर ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा बना है तो बेटा आप इसको मतलब डबल स्पीड में देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। बेटा बार बार पर रिवाइज करना, क्योंकि बेटा आपका पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से फंसने वाला है 100%। ठीक है ना, फिर बाद में फिर आप रिग्रेट करोगे कि भाई अपन ने नहीं पढ़ पाया। तो बेटा आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो है ना, तो बेटा आप मतलब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, धन्यवाद।